पीछे वाले पोर्टल से ले लेंगे वो देना बुक। हाँ सैलरी खत्म हो गया मैंने सुना, नहीं हुआ? बोलो क्या क्या किया था? सैलरी अलाउंसेस परक्यूजिट्स याद है क्या? परक्यूजिट में अपन ने लास्ट पढ़ा था लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है। लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या किया था बोलना पड़ेगा तुम लोग को। अगर आप लोग कंपनी बोलती है फैमिली वेकेशन पे जाओ, पैसा हम देंगे, कौन पैसा देगा? तो ट्रैवलिंग का, अकोमोडेशन का, फूड का, किसी का भी पैसा मिले, एग्जेम्पशन सिर्फ ट्रैवलिंग पे मिलेगा, बाकी दोनों क्या रहेगा? टैक्सेबल। ट्रैवलिंग के लिए भी मिलेगा इन फॉर 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। अगर एक जर्नी आपने यूज नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट वो फर्स्ट ईयर में यूज करना पड़ेगा। फिर आपने पढ़ा था एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं पढ़ा है, लिखना ना बाकी। एग्जाम्पशन मिलता है, एम्प्लॉय जा रहा है घूमने, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, मैक्सिमम कितने बच्चे? 2 बच्चे। गवर्नमेंट बोलता है अगर पहला चाइल्ड तुम्हारा ट्विंस है, एग्जाम में पूछता नहीं है बट मॉड्यूल में है, अगर पहला चाइल्ड तुम्हारा तो उसको 2 चाइल्ड काउंट करेंगे। पहला चाइल्ड सिंगल है, दूसरा चाइल्ड ट्विंस है, तो वो जो सेकेंड ट्विंस है उसको एक ही काउंट करेंगे। समझा क्या? फर्स्ट चाइल्ड इज ट्विंस देन 2 चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड इज सिंगल, सेकेंड चाइल्ड इज ट्विंस देन तो भी 2 चाइल्ड होगा, 3 नहीं गिनेंगे। सो असेसी, स्पाउस और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मैक्सिमम कितना है? 2 चिल्ड्रन। इतने का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? रेल से जा रहा है तो फर्स्ट क्लास एसी कोच, एयर से जा रहा है तो इकोनॉमिक क्लास कोच, और अगर कोई और मोड से जा रहा है तो आपने कितना खर्चा किया, या तो रेल का फर्स्ट क्लास का कितना बिल है, विच एवर इज लोअर। मिल रहा है क्या? वो लिखो ना, स्पाउस वाला नोट करके लिखो। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। नोट लास्ट जो पॉइंट लिखा था उसी में नोट, अपन ने साइट छोड़े थे ना उधर ही लिखा था नोट। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस of employee, traveling expense of employee, comma spouse and क्या? maximum 2 child, maximum 2 child लिखा है ब्रैकेट्स में। if first child is twins, if first child is twins, then it will be considered as 1, then it will be considered as 1, sorry, it will be considered as 2. But if second child is twins, but if second child is twins, then it will be considered as 1, then it will be considered as 1. समझा? अच्छा, फिर मेरे को बोलोगे क्या? लीव ट्रैवल कंसेशन के पहले अपन ने छोटे छोटे पढ़े थे, क्रेडिट कार्ड का बिल, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, डोमेस्टिक सर्वेंट, एम्प्लॉयर अपने घर पे जो सर्वेंट है उसका सैलरी पे कर रहा है। सो मेरा फायदा मतलब सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तीनों में सेम रूल है, क्रेडिट कार्ड में भी सेम रूल है। मिल रहा है? फिर उसके पहले अपन ने पढ़ा था मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप इंडिया के बाहर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और आपका एम्प्लॉयर उसका खर्चा बेयर कर रहा है, तो अगर आप एम्प्लॉय गरीब है, सैलरी पूरे साल का 2 लाख के नीचे, तो ट्रैवलिंग विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। व्हाट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट? अगर उसके ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। और अगर क्या था, ट्रीटमेंट के लिए खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, अगर आरबीआई ने जितना बोला है उतना एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड इट विल बी टैक्सेबल, उसके बियॉन्ड इट विल बी टैक्सेबल। अच्छा, अभी मेरे को बोलो अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं तो अकेला जाऊंगा, बीमार आदमी या कोई और भी साथ में लेके जाऊंगा, तो ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन अगर एग्जेम्प्ट है तो 1 अटेंडेंट का खर्चा किया वो भी एग्जेम्प्ट है। किसकी बात चल रही है? ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन। किसकी बात चल रही है? ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन। उसमें एग्जेम्पशन 1 अटेंडेंट का भी मिलेगा। किसका मिलेगा? 1 अटेंडेंट का भी मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? और मैं कुछ बोल सकता हूँ? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सॉरी, ये खर्चा किसका अलाउड है? मैं बीमार हूं तो भी अलाउड है, मेरी बीवी बीमार है तो भी अलाउड है, मेरे बच्चे बीमार है तो भी अलाउड है। कोई सुन रहा है क्या? एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स लिखो ना प्लीज।
इधर है मेडिकल फैसिलिटी में, आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा होएगा आउटसाइड इंडिया में। उसमें देखो आउटसाइड इंडिया में फर्स्ट पॉइंट ट्रैवलिंग पे एक स्टार बनाओ, ट्रैवलिंग पे एक स्टार बनाओ और अकोमोडेशन पे एक स्टार बनाओ। ट्रैवलिंग मेडिकल में जो राइट हैंड साइड पे अपन ने इन इंडिया लिखा है, उधर ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन पे एक स्टार बनाओ, मिला। और एक लाइन ऐड करो उसके नीचे, स्टार का रेफरेंस देखें, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वन अटेंडेंट। हाँ, एक बस इतना ही लिखना है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वन अटेंडेंट, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वन अटेंडेंट लिखा है। फिर मेडिकल फैसिलिटी के ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, क्या लिखना है वो बता दो। मेडिकल फैसिलिटी जो हेडिंग दिया था ना, हेडिंग, उसके ब्रैकेट्स में इतना आएगा तो इतना लिख सकते हो। सुनो, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स, ये एक लाइन लिखना है। अगर नई जगह है तो रेड मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो, वहां पे लिखना है मेडिकल फैसिलिटी के ब्रैकेट्स में या रेड मार्जिन के ऊपर लिखो, ब्रैकेट्स में या रेड मार्जिन के ऊपर एम्प्लॉय कॉमा स्पाउस कॉमा चिल्ड्रन कॉमा डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स लिखा है। और कुछ किया था मेडिकल फैसिलिटी के पहले क्या किया था? अच्छा, इन इंडिया अगर ट्रीटमेंट है तो फुल्ली टैक्सेबल है एक्सेप्ट फॉर 4 हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और 3 है। क्या क्या बोला? एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और रूल 3 है। कोई सुन रहा है क्या? तो अपने को 3 एग्स एग्जेम्प्ट है। क्या एग्जेम्प्ट है? 3 एग्स बोल रहे हो क्या? 3 मतलब रूल 3 है, ई मतलब एम्प्लॉयर, जी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। क्या था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो वो इन इंडिया में लिखना है तो लिखो 3 एग। इन इंडिया में इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन 3 एग। लिखा है? अच्छा, आगे बोलोगे क्या? उसके पहले क्या किया था? एजुकेशन अलावेंसेस 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे बोलते नहीं है तुम लोग यार। इट विल बी क्या बोला? फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर एम्प्लॉय में क्या था? एम्प्लॉय के बच्चे या फैमिली मेंबर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो एम्प्लॉयर का है या अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर है, या तो एम्प्लॉयर का है, तो 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। बट फैमिली मेंबर के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं। किसके लिए नहीं है? चाइल्ड के लिए 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम नहीं, नो लिमिट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वो अलावेंसेस में लिमिट था, यहाँ पे कितना भी चलेगा। फिर उसके बाद अगर आउटसाइड स्कूल है, एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, ना तो उसने अरेंज किया, तो फुल्ली टैक्सेबल। तो क्या बोला? फुल्ली टैक्सेबल। वो लिखाया था क्या मैंने? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा है भाई। उसके पहले क्या किया था? ईसॉप इंपॉर्टेंट है, बोलो यार मेरे को। कंपनी फैमिली मेंबर फुल्ली टैक्सेबल, सिर्फ चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन है बस। ईसॉप में वो मेरे को बोलता है कि कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी ने ऑफर दिया कि सर 5 साल रुकोगे तो 100 रुपए का शेयर आपको हम लोग देंगे, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होएगा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 5 साल कंपनी रुका, और जब ईसॉप का पॉइंट आया, जब आया वो 5 इयर्स लैप्स हुआ, तो मेरे को कंपनी ने बोला कि सर ईसॉप के लिए आप एलिजिबल हो, और मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। क्या कर दिया? ऑप्शन। जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो वहां पे वैल्यू था मार्केट में, ओपनिंग डे पे रेट चल रहा था 500 रुपया, क्लोजिंग में रेट चल रहा था 510 रुपया। तो क्या लूंगा? दोनों का एवरेज रेट लेना है। क्या? दोनों का एवरेज रेट लेना है। बराबर है, दोनों का कौन सा रेट लेना है? एवरेज। और एवरेज रेट को 100 रुपए से कंपेयर करेंगे, और जो डिफरेंस होएगा वो अपना सैलरी में जाएगा। वो ऑनलाइन लाइव चालू नहीं क्या? क्या बोला? एवरेज रेट लेंगे और उसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल प्राइस। तो अगर मार्केट वैल्यू 505 है, मेरे को 100 में मिला, तो 405 रुपया पर शेयर टैक्सेबल हो गया। क्या टैक्सेबल हो गया? 405 रुपया। फिर यही शेयर मैंने आगे बेचा 700 रुपए में, तो
700 माइनस 505, 700 माइनस 505 विल बी कैपिटल गेन, विल बी अंडर क्या बोला, कैपिटल गेन। इतना पॉइंट समझेगा। सो दैट वाज ईसॉप। उसके पहले कार, OEU, ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस एम्प्लॉयर। कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस एम्प्लॉयर, डबल बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? तो 1800, 2400, 900। क्या बोला? 1800, 2400, 900। ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस एम्प्लॉय पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल 600, 900, 900। क्या बोला? 600, 900, 900। रिपीट नहीं करोगे ना, याद नहीं रहेगा। ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस एम्प्लॉयर ज्यादा वैल्यू है, 1800, 2400, 900। ओनर एम्प्लॉयर एक्सपेंस एम्प्लॉय 600, 900, 900। अरे यार याद रहेगा क्या? आंसर बोलो फिर बेटा। आगे क्या किया था? ढूंढ क्या रहे हो? ओनर एम्प्लॉई एक्सपेंस एम्प्लॉयर। रिपीट नहीं करे क्या? ओनर एम्प्लॉई एक्सपेंस एम्प्लॉयर। और पार्टली ऑफिशियल है तो एक्सपेंस माइनस ऑफिस का 1800, 2400, 900 माइनस रिकवरी। माइनस क्या बोला है? रिकवरी। मिल रहा है क्या? और फिर अगर पर्सनल यूज है, कार मेरी पेट्रोल मेरा, नो टैक्स। कार मेरी पेट्रोल उसका, नहीं कार मेरी पेट्रोल उसका, तो उसने पेट्रोल दिया ना। एक्सपेंसेस माइनस रिकवरी। क्या? एक्सपेंसेस माइनस रिकवरी। बोलो यार, अगर कार उसकी है पेट्रोल भी उसका है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या तो एक्सपेंस। अरे यार याद है क्या वो वाला पॉइंट? उसके बाद क्या किया था? क्या किया था? जीरो। टेलीफोन मोबाइल फोन का वैल्यू जीरो रहेगा बिकॉज आप उसको बिजनेस के लिए यूज करेंगे, ऐसा अज्यूम हो जाता है। और क्लब फैसिलिटी, बिल्डिंग के अंदर ही जिम है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर बाहर वाले जिम का पैसा दिया तो जितना टैक्सेबल है, ईयरली एक्सपेंस किया तो ईयरली वाला टैक्सेबल है, लाइफ टाइम है तो अपने को टैक्स आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, गिफ्ट में अगर कैश गिफ्ट है, वाउचर है तो फुल्ली टैक्सेबल। और बाकी कुछ भी दिया तो 5000 तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर फुल्ली टैक्सेबल भी ले सकते हो, डिफरेंस भी ले सकते हो। फिर उसके पहले अकोमोडेशन क्या किया था? मील्स बोलो, टी एंड स्नैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर ऑफशोर रिमोट लोकेशन है तो एग्जेम्प्ट। बाकी सब में कितना? 50 रुपीज पर डे पर मील। अरे यार याद है क्या? फिर अकोमोडेशन, रहने के लिए घर दिया तो क्या होएगा बताओ प्लीज? देखिए बिना बोलो ना, आना चाहिए ना यार। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस। नॉन गवर्नमेंट में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन कितना? 15 lakhs, 40 lakhs, more than 40 lakhs, 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी। और रेंटेड है तो रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। होटल में दिया तो 24% विच एवर इज लोअर। पढ़ाया था क्या? देखो होटल में 15 दिन वाला लिखा है, 15 दिन वाला। अगर होटल में ट्रांसफर से रिलेटेड 15 दिन के लिए दिया है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। सब छोड़ दो जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो, और प्लीज सैलरी रिवाइज करना। सैलरी का फॉर्मूला रट्टा नहीं होएगा 2 दिन बाद। अभी आज जो भी पढ़ रहे हो सब इग्नोर करो, टेस्ट क्लास का इग्नोर करो, जो भी है, एंड प्लीज सैलरी रिवाइज करना पहले। कोई सुन रहा है क्या? बोलो। अलावेंसेस किए होंगे, ही, टीसी उधर, तू सीए, एनी अदर। मिल रहा है? जाके पढ़ो फटाफट प्लीज। अलावेंसेस का चार्ट बनाया था और पढ़ लो। सैलरी का अभी आजकल है ना, सब सम कंबाइन करके पूछता है, तो एक चैप्टर का वेटेज ज्यादा होएगा। मतलब जैसे कोई समय पीजीबीपी का वेटेज ज्यादा होएगा, कोई समय सैलरी का वेटेज ज्यादा होएगा। हाँ वैसे आता है। अभी एक अटेम्प्ट में तो 3 कंप्यूटेशन के सम पूछे थे इन लोगों ने। वो लास्ट में कराएंगे ना? हाँ वो लास्ट में आएगा एकदम।
गोइंग और सैलरी और सरेंडर और सैलरी। अब एक में होता है कि गवर्नमेंट कंपलसरी तुम्हारा सैलरी काट लेता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सरेंडर, तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, तो एक तो पैसा भी काटा, फिर टैक्स भी लेगा, तो अपना डबल लॉस हो गया, तो वो एग्जेम्प्ट है। फॉरगोइंग मतलब आप सामने से बोल रहे हो कि मेरे को सैलरी एक दिन का मत दो, डोनेशन कर दो, तो वो टैक्सेबल है। जो आपने सेल ऑफ एसेट मूवेबल वाला कहा, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर, जो चीज़ ऑफिस इक्विपमेंट से वो आएगा, जो पर्सनल है वो नहीं आएगा। अलावेंसेस रिवाइज के अलावेंसेस बराबर है, बोलो मेरे को, बोलो ना, एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज, सुन रहे हो कि नहीं यार, अगर तेरा रिटायरमेंट हो गया या जॉब छूट गया, तू मर गया, कोई सुन रहा है क्या, तो फिर तेरे पास फंड्स कहाँ से आएंगे? मैंने बोला सर पता नहीं, अभी ये तुम लोग थोड़ा पुराने ज़माने में जाओ, आज वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड सब बाजू में रखो, कोई सुन रहा है क्या? सो बोला सर पता नहीं, अभी वो तो सेविंग्स में हम लोग रखते हैं थोड़ा बहुत पैसा जो भी है। बोलता है बट यार वो इतना ग्रो नहीं होता है, कंपाउंड नहीं होता है, और फिर क्या होता है ना, अभी सपोज आज अपने को कार खरीदनी है तो वो सेविंग्स में से तोड़ के डाल देंगे, कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है यार इससे अच्छा तू एक काम कर, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल। किधर डाल? मैंने उसमें क्या होएगा, बोलता है अगर मार्केट में रेट है 5%, तो प्रोविडेंट फंड वाला तेरे को देगा 7%। कितना देगा? 7%। कोई सुन रहा है क्या? तो रेट जो रहेगा वो मार्केट से हमेशा हायर रहेगा, 2-3% ऊपर ही रहेगा, मतलब जब भी जो भी रेट चल रहा है उससे ऊपर ही रहेगा। बोलते हैं सर बट क्या फिर उससे, बोला फिर उससे क्या होएगा, लॉक इन पीरियड रहेगा, तो 15 साल तक पैसे निकाल ही नहीं सकता है। कोई सुन रहा है क्या? निकालेगा तो हम लोग टैक्स लेंगे, तो टैक्स से हर कोई डरता है। कोई सुन रहा है या सुन रहे हो कि नहीं? कितने साल तक? 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, बट वो भी कंडीशनल है कि तुम उसको प्रूफ दो कि मैं घर खरीद रहा हूँ इसके लिए पैसा चाहिए, कोई बीमार हो गया इसके लिए पैसा चाहिए, घर पे शादी है इसके लिए पैसा चाहिए। 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड है और 15 साल के बाद फुल विड्रॉल अलाउड है। अज्यूम करो एज गुड एज 15 साल तक कुछ नहीं हो सकता है। कितने साल तक? 15 साल तक। इतना पॉइंट समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? किसकी बात चल रही है? प्रोविडेंट फंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, मतलब मार्केट से हायर है, एफडी से भी ज्यादा होता है, एफडी से भी ज्यादा होता है, और 15 साल तक लॉक हो गया पैसा। कितने साल तक? 15 साल तक लॉक हो गया। बोलता है सर बट फिर अगर एफडी से ज्यादा है, 5-6 मतलब 5-6 पॉइंट, 1-2 पॉइंट ज्यादा है, तो सर एफडी में ही डालू ना। बोला नहीं, वही एफडी तेरे कंट्रोल में रहता है तो तोड़ देगा पहली बात तो, और जब तेरे को 2% ज्यादा मिल रहा है तो तू क्यों एफडी में डाल रहा है? कोई सुन रहा है क्या? मैंने बोला बट इसकी गारंटी है मार्केट ऊपर नीचे। बोला गवर्नमेंट गारंटी है। किसकी गारंटी है? मतलब पूरा इकोनॉमी भी डूब जाए, तुमको तुम्हारा पैसा, सुन रहे हो कि नहीं यार, तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा। अगर सपोज तुम्हारा कोई इनकम टैक्स में केस चल रहा है, रिकवरी है, तो भी वो प्रोविडेंट फंड का पैसा अटैच नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, एफडी फ्रीज कर सकते हैं, बट प्रोविडेंट फंड फ्रीज नहीं कर सकते। कोई सुन रहा है क्या? बोलता है इतना सिक्योर्ड है, मतलब 100% गारंटी है, जो बोला है उतना मिलेगा, फ्रीज होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद वो 15 साल तक लॉक इन रहेगा, तो तुम निकालोगे नहीं, तो तुमको अभी ऐसा लगेगा अरे यार 15 साल, बट जब 15 साल बाद इतना बड़ा अमाउंट एक साथ आएगा तो तुम्हारा तो बेनिफिट ही हो गया ना यार। तो सुन रहा है क्या? मैंने बोला सर ठीक है सोचता हूँ।
क्या बोला? तो गवर्नमेंट क्या पागल आदमी यार, मतलब तुम लोग समझो बेटा, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में 12 से, अगर कोई बोल रहा है 20-25% कमाता है तो उसको छोड़ दो, वो भगवान है। अगर कोई म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज 12 या 15% कमाता है तो मैं बोल सकता हूँ 30% स्लैब में नॉर्मली आदमी जाता है हाईएस्ट में। तो 30% अगर तुम माइनस करो 15 पे तो 4.5% आ गया। 15 पे 30% 4.5 ना, तो तुम लोग को इफेक्टिव मिला 10.5%। म्यूचुअल फंड पे इफेक्टिव कितना मिला? 10.5%, बराबर है। अब 10.5% के सामने तुम लोग को इधर अगर 8% भी मिलता है, पढ़ो देखो ना, ईपीएफ इंटरेस्ट रेट पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। ईपीएफ इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है फिलहाल 8.25। कोई सुन रहा है क्या? तो अगर तुम म्यूचुअल फंड में 10.5 कमा रहे हो और इधर 8.5 कमा रहे हो, मतलब 2% का इधर कम है, समझ रहा है क्या? बट तुम ये समझो 2% 100% गारंटीड है। क्या वाला 100%? नो डाउट म्यूचुअल फंड में भी आपको 12% 15 साल में मिलता ही गारंटीड जैसा ही होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होता, बट ये तो कमिटमेंट वाला है ना यार। तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ, म्यूचुअल फंड इज मार्केट रिस्की, समझ रहा है क्या? मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में म्यूचुअल फंड सच्चा कुछ नहीं है, तो सुन रहा है क्या? बट अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रोविडेंट फंड इज बेटर। क्या प्रोविडेंट फंड इज? बिकॉज गारंटीड है, टैक्स फ्री है, सब। सुन रहे हो कि नहीं यार? सो गवर्नमेंट ने बोला यार इतना अच्छा स्कीम बनाया ना, तो भी लोग नहीं कर रहे इन्वेस्ट, मतलब बोलते आप देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर अभी से ना आपके सैलरी में से सीधा काट देंगे। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मैंडेटरी कर दिया कि अगर तुम्हारा सैलरी 1 लाख है तो 10,000 रुपया हर महीने के महीने गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड में डालेगा। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डालेगा मतलब वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है? बराबर है। और जितना हम लोग ने डाला है, मतलब तेरा सैलरी इफेक्टिवली 1,10,000 हो गया, 1 लाख हम लोग तुझे देंगे, 10,000 तेरे बदले प्रोविडेंट फंड में डालेंगे, और जो तुझे 1 लाख मिला उसमें से तुझे 10,000 रुपए डालना है, बट तू फिर नहीं डाला तो इसलिए हम लोग काट के तेरे को 90,000 रुपए दे देंगे। नहीं समझा? ऑन पेपर सैलरी कितना है? 1 लाख, उसमें से 10,000 कट के मिलेगा, तो बैंक में कितना आएगा? वो 10,000 किधर गया? प्रोविडेंट फंड में। फिर बाद में 10,000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर किधर डालेगा? प्रोविडेंट फंड में। मतलब तुम्हारा इफेक्टिवली 1,10,000 रुपया सैलरी हो गया, 90 हाथ में आया, 10,000 प्रोविडेंट फंड में, 10,000 एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में, तो सैलरी कितना हो गया? 1,10,000। आंसर बोलेगा, सपोज कंपनी 1 लाख रुपया मुझे पूरा हाथ में देती, पूरा, सुन रहे हो कि नहीं यार? और सपोज उसके साथ साथ मेरे को 10,000 रुपए का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर के देती, तो टैक्स कितने सैलरी पे आता? 1,10,000 ना। 1 लाख जो बेसिक सैलरी है वो टैक्सेबल होता है, और 10,000 इलेक्ट्रिक का बिल भरा वो भी टैक्सेबल होता है। अरे बोलो यार, सुन रहे हो कि नहीं यार? सो 1,10,000 टैक्सेबल होता। इधर तेरे को मिल तो 1,10,000 रहा है। कैसे 1,10,000 मिला? 90 हाथ में गया और 20 अरे प्रोविडेंट फंड इज योर बैंक अकाउंट यार, तुम अपने बैंक से ट्रैक कर सकते हो, बट टैक्स सिर्फ 90 पे आएगा। टैक्स कितने पे आएगा? 90 पे। अगर प्रोविडेंट फंड के बदले कुछ और मिलता तो टैक्स कितने पे आता? 110 पे। अभी कितने पे आएगा? 90। तो मैं बोल सकता हूं, मैं तुमको बता रहा हूं म्यूचुअल फंड से बेटर कैसे है, तो मैं बोल सकता हूं तुम्हारा 20 रुपीज, सुन रहे हो क्या? 20,000 पर मंथ, समझो ना, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स कितना हो गया? 1,40,000 पे, 2,40,000 पे 30% टैक्स अभी भी तो बच रहा है तुम्हारा यार। सो 2,40,000 पे 30% टैक्स बचा, कितना बच गया? 72,000। नहीं समझा? म्यूचुअल फंड में कितना कमा रहे हो? 15%। 15 में से म्यूचुअल फंड में जो प्रॉफिट होएगा उस पर 30% टैक्स भरे होंगे, तो कितना हो गया? 10.5। तो यहाँ पे आपने 10.5 कमाया, यहाँ पे 8.5 है, 8.25 कितना है? तो अपना यहाँ पे अभी 2.25 का लॉस चल रहा है। अरे बट जब आप इन्वेस्ट करोगे तो पूरे 1,10 पे सैलरी पे टैक्स आएगा या सिर्फ 90 पे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो पहले 1,10 पे टैक्स भरो, फिर जो बचेगा उस पे टैक्स आएगा। कोई सुन रहा है क्या? फिर उसको इन्वेस्ट करोगे, सॉरी, फिर उसको क्या करोगे? इन्वेस्ट। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के पहले आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो वो आपका लॉस हो गया। इधर आप जब डालोगे वो टैक्स फ्री है। सो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हो रहा है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है। और एम्प्लॉय ने खुद ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है उसका उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। क्या मिलेगा? अंडर सेक्शन 80C।
फिर मैंने बोला सर प्रोविडेंट फंड में क्या मिलेगा, बोलता है इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने बोला सर इंटरेस्ट पे टैक्स लोगे क्या, बोलता है इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं लेंगे, इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी क्या बोला है एग्जेम्प्ट। अरे सुन रहे हो क्या? मैंने बोला सर फिर मैच्योरिटी पे क्या होएगा, बोलता है सर मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपका है, जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए पैसा डाला था वो भी आपको मिलेगा, जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन क्या बोला, वो भी आपको ही मिलेगा, जो तुमने पैसा डाला था वो भी तुमको ही मिलेगा, और तुम्हारे पैसों पे जो इंटरेस्ट है वो भी तुमको मिलेगा। मैंने बोला सर तो एक ही बात है, जब पैसा डाल रहे हो तब आपने डिडक्शन एग्जेम्पशन दे दिया, बट जब पैसा निकालूंगा तभी टैक्स ले लोगे। गवर्नमेंट बोलता है नहीं, जब भी पैसा निकालेगा तभी भी एग्जेम्प्ट है, पैसा डालेगा तभी भी एग्जेम्प्ट है। कोई सुन रहा है क्या? सो पहले तो जब पैसा डालोगे तो वो 20,000 रुपया पर मंथ पे 30% टैक्स बच रहा है, पैसा निकालोगे तो टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो टैक्स फ्री है। सो इफेक्टिवली ये अराउंड तुमको 9.5% का रिटर्न तो दे ही देगा। तो 1% दिस इज चीपर बट बेटर बिकॉज ये सिक्योर्ड है, बिकॉज ये तो अगर जिंदगी में पहला इन्वेस्टमेंट करना है और सेफ करना है, सेफ तो इधर करने का पूरा अमाउंट नहीं, अगर 10 लाख डालने का है तो 1.5 लाख इधर डालने का, बाकी म्यूचुअल फंड में डालने का। कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहे हो? किसकी बात चल रही है? कौन कौन पैसा डालता है? एम्प्लॉय या तो इक्वल डाल सकता है, या तो एम्प्लॉय को अपने जेब से ज्यादा डालना है तो वो भी डाल सकता है, आइदर सेम और हायर, कम नहीं डाल सकता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होएगा? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का खुद का पैसा नहीं यार, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किधर जाएगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट जो रहेगा वो भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट, और जो विड्रॉवल होएगा वो भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। कितना समझता है क्या? तो ये लोगों ने डाला, फिर लोगों को थोड़े साल बाद सुन रहे हो कि नहीं, रियलाइज हुआ कि तो बहुत जबरदस्त स्कीम है, टैक्स भी नहीं आ रहा है, एग्जेम्पशन भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, 15 साल के बाद बहुत अच्छा अमाउंट भी मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने बोला यार हम लोग को भी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट चाहिए। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को बोला कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाओ और बोलो कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अकाउंट ओपन करने का हमारे एम्प्लॉइज का, किसका? तो आप लोग के एम्प्लॉइज भी फिर प्रोविडेंट फंड में सेम वर्किंग से डाल सकते हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉय भी एसपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। कौन से एम्प्लॉय? प्राइवेट एम्प्लॉय भी किधर डाल सकते हैं? एसपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। इतना पॉइंट समझा? फिर ना रिलायंस बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हो, पैसा लेते हो एम्प्लॉय लोग का और फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो ना, उन लोग भी तो फर्दर इन्वेस्ट ही करते हैं यार। तो जब फर्दर इन्वेस्टमेंट होता है तो सर हम लोग को भी प्रोविडेंट फंड चलाना है। रिलायंस बोल रहा है किसको? गवर्नमेंट को, कि हमको हमारा प्रोविडेंट फंड चलाना है, बिकॉज हम लोग को लगता है तुम 8.25% देते हो ना रिटर्न्स, हम लोग 10-12% दे सकते हैं। कितना? तो तुमको तो पब्लिक का फायदा करना है, तो हम लोग को करना है, तो हम लोग ज्यादा कमा के दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट बोलता है इसमें तुम क्या करोगे, पैसा ले लोगे एम्प्लॉय से, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया, सुन रहे हो क्या? तो फिर डूब गया तो पैसा, तो बोलते हैं नहीं सर आप रूल बना दो, जो आप रूल बनाओगे, जो प्रोविडेंट फंड जैसे इन्वेस्ट करता है वैसे हम लोग भी करेंगे। कोई सुन रहेगा? तो इन दैट केस इन लोग ने अगर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड चालू किया, रिलायंस ने, टाटा ने, सुन रहे हो कि नहीं यार, तो उन लोग को पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इनकम टैक्स कमिश्नर से। किससे? अगर कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया तो वो हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या हो गया? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये प्राइवेट फंड है बट कमिश्नर बोलता है कि इन लोग सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कोई सुन रहा है क्या? और अगर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है बट अप्रूवल नहीं मिला तो वो हो गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या हो गया? मजा नहीं आ रहा, क्या हो गया? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इतना समझा है? अब गवर्नमेंट बोलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एग्जेम्प्ट है, बट बेटा जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि ये गवर्नमेंट है, आप प्राइवेट? प्राइवेट। अगर सपोज गवर्नमेंट के बैंक में जाओ, आप सुन रहे हो कि नहीं, तो गवर्नमेंट के बैंक में जाओगे ना, बोलोगे 10 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड में डालने का, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैक्सिमम लिमिट इज 1.5 लाख। क्या ना मैक्सिमम मोबाइल की मैक्सिमम लिमिट इज क्या बोला है? 1.5 लाख। अरे बोलता नहीं है तुम्हारा बैच, मैक्सिमम लिमिट कितना है? बट प्राइवेट वाला तो कुछ भी ले लेगा। तो अब मुझे मालूम है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना एग्जेम्प्ट होता है, मेरा सैलरी 1 करोड़ है, 50 लाख खर्चा होता है, बाकी 50 लाख बच जाता है, तो 50 लाख पूरा प्रोविडेंट फंड में डाल के एग्जेम्पशन ले लूंगा यार। सो गवर्नमेंट बोलता है, इसलिए हम लोग ने लिमिट डाला है अप टू 12% ऑफ सैलरी। अप टू कितना बोला है? 12% ऑफ सैलरी। कोई सुन रहा नहीं है? पढ़ रहे हो तो मेहनत करो यार। पेज नंबर कौन सा है? मॉड्यूल लाओ क्या? मॉड्यूल लाओ? क्यों?
पेज नंबर 7.8 पे मिला, सॉरी 7.9 पे अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 20 है, वो पढ़ो ना। सेवन पॉइंट नाइन पे फाइनेंस एक्ट 2020 है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। ब्लैक वाला बोल्ड वाला। पढ़ा? क्या बोलता है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ, एनपीएस, एसएफ, क्या बोला? ऐसे उसमें 7.5 लाख से ज्यादा एग्रीगेट नहीं डाल सकता है। किससे ज्यादा? 7.5 लाख से ज्यादा। 7.5 लाख से ज्यादा डाला तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। मतलब 10 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 2.5 लाख रुपए सैलरी में ऐड करो, और वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन का सो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अलाउड है? 12% ऑफ सैलरी। अब इसमें क्या है, मेरा सैलरी 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का 12% तो 12 लाख डाल सकता है यार। तो पहले पूरा 12 लाख एग्जेम्प्ट हो रहा था, अब कितना एग्जेम्प्ट है? 7.5, और उसमें भी एक्स्ट्रा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो ये एक्चुअली डालना बहुत जरूरी था इन लोग के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में 12% एग्जेम्प्ट था, 12% ऑफ तो अगर मेरा सैलरी 5 करोड़ है, होता है लोगों का सैलरी 5 करोड़, तो 5 करोड़ का 12% तो 60 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गया। कितना? तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि एग्जेम्प्ट 12% ऑफ सैलरी है, बट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आगे बोलना पड़ेगा, एनपीएस आगे बोलना पड़ेगा, एसएफ बराबर है मोर देन क्या? 7,50,000 विल बी टैक्सेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सच कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट सुन रहे नहीं हो? ऑन सच लिखूं या सच रॉन्ग है? ऑन एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑन क्या बोला है? एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर 7.5 लाख के ऊपर टैक्स आएगा और 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल होएगा। कोई सुन रहा है क्या? अच्छा, फिर अपन खुद प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, वो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अरे यार किधर जाएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आरपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, और जब पैसा डाला था तब एक्स्ट्रा पैसे पे टैक्स ले लिया ना, तो जो भी एक्स्ट्रा डाला उस पे ले लिया, तो जब पैसा मिलेगा तब इट विल बी एग्जेम्प्ट। तब इट विल बी क्या बोला है? एग्जेम्प्ट। कोई सुन रहा है क्या? प्लीज पढ़ो 7.8 पेज, फर्स्ट 2 पॉइंट।
क्या बोलते हैं? तुम लोग समझना नहीं चाहता, प्रॉब्लम वो है। सुन रहे हो कि नहीं यार? बेटा आप है ना एटीसी में, अपन एटीसी पढ़ेंगे कभी ना कभी, तो वहां पे लिखा है कि ना 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता है। किधर? तो अब है ना गवर्नमेंट ने पहले तो लाइटली ले लिया, बोला क्या अगर सपोज नीरज का सैलरी 1 करोड़ है, 12% एम्प्लॉयर डाल रहा है तो वो पहले पूरा एग्जाम था 12 लाख, और मैं 12 लाख रुपए डाल रहा हूँ। आरपीएफ में तो कुछ भी डाल सकते हो ना, गवर्नमेंट 1.5 लाख के ऊपर नहीं लेता है, बट आरपीएफ वाला तो प्राइवेट है, कुछ भी लेगा। तो 12 लाख रुपया नीरज अगर इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट बोलता है कोई डर नहीं है, बिकॉज डिडक्शन को 1.5 लाख का ही मिलेगा। कितने का? 1.5 लाख। तो आप 12 लाख डालो, 15 लाख डालो, 20 लाख डालो, 1.5 लाख डिडक्शन है, बाकी टैक्सेबल अपने आप ही हो जाएगा। बट फिर गवर्नमेंट ने 2021 में रियलाइज किया कि लोगों के पास बहुत दिमाग है, अपन ने तो अभी सोचा ही नहीं। मेरे को मालूम है कि 12 लाख आरपीएफ में डाला तो एग्जाम डिडक्शन कितने का मिलेगा? 1,50,000। मतलब मैं जो एक्स्ट्रा डाल रहा हूं उससे 10.5 लाख रुपया, उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा है। अरे बट उस पे जो इंटरेस्ट है वो तो एग्जाम हो रहा है ना यार। अगर ये 12 लाख रुपया अगर मैं एफडी में डालूं तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर है और एग्जेम्पशन भी है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि नहीं यार आरपीएफ में पैसा बिंदास डालो, बेक ऑफ, डिडक्शन लिमिटेड मिलेगा। अरे बट इंटरेस्ट तो पूरा टैक्स फ्री हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नया अमेंडमेंट लेके आया, यहां पे बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड पे 2.5 लाख नहीं है, बोलता है इंटरेस्ट ऑन व्हाट? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ रुपीज कितना? कुछ भी 1,50,000 कहां से बढ़ा? विल बी एग्जेम्ड। क्या बोला? विल बी कुछ भी यार, कुछ भी विल बी क्या बोला है? समझ रहा है क्या? नहीं समझा है? इतना पॉइंट क्लियर है? रिपीट करोगे क्या? प्रोविडेंट फंड का वर्किंग बताओ पहले, क्या होता है नॉर्मल जिंदगी में? एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, एम्प्लॉई पैसा डालेगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा, और विड्रॉवल पे एम्प्लॉयर का पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा, उसका इंटरेस्ट एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा, उसका इंटरेस्ट एम्प्लॉय को मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं यार? जब एम्प्लॉयर पैसा डालेगा तभी एग्जेम, एम्प्लॉई ने पैसा डाला तभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा तभी एग्जेम, पैसा विड्रॉ करोगे तभी एग्जेम। कितना पॉइंट याद रहेगा? ये कौन से प्रोविडेंट फंड की बात चल रही है? एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये हिट हो गया तो आरपीएफ आ गया। आरपीएफ मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बट वो अप्रूव्ड है। बट वो क्या बोला है? अप्रूव्ड है। सो अगर प्राइवेट है बट अप्रूव्ड है तो आरपीएफ हो गया। एम्प्लॉयर पैसा डालेगा तो कितना एग्जेम्प्ट है? 12% ऑफ सैलरी। बट 12% ऑफ सैलरी में लिमिट लगा दिया, मैक्सिमम 7.5 लाख। 7.5 लाख के ऊपर है तो, और उस पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन, मजा नहीं आया, डिडक्शन अंडर सेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मैक्सिमम। बट 2.5 लाख के ऊपर डाला तो डिडक्शन तो 1.5 ही है, बट इंटरेस्ट टैक्सेबल होएगा। तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है या नहीं है? है, बट किधर तक? नहीं, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में तुम लोग को। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है या नहीं है? है, बट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में 7.5 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय में 2.5 लाख का। एम्प्लॉयर में 7.5 लाख और एम्प्लॉय में 2.5 लाख। सुन रहे हो कि नहीं सर? एम्प्लॉयर में तो ट्रिपल लिमिट दे दिया। ट्रिपल लिमिट नहीं है, वो 3 चीज मिला के, आरपीएफ, एनपीएस, एसएफ, इसलिए 3 है। कोई सुन रहा है क्या? रिपीट लास्ट टाइम करोगे क्या? कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, और विड्रॉल पे 4 पैसा अपने को मिलेगा। आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कितना एग्जेम्प्ट है? 12.5% ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7.5 लाख। एम्प्लॉय का 80C में जाता है, 1.5 लाख के ऊपर नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड पहले तो एसपीएफ में पूरा एग्जेम्प्ट है, इधर एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5% पर एनम। कितना एग्जेम्प्ट है? 9.5% पर एनम। बट अगर आपका एम्प्लॉयर का 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो ऊपर वाले पे पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल। ऊपर वाले पे पूरा इंटरेस्ट, और एम्प्लॉय का 2.5 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल। कोई सुन रहा है कि नहीं है? क्या टैक्सेबल? इंटरेस्ट टैक्सेबल। आई थिंक 1-2 लोग को तो समझा। कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो 3 लाख तूने प्रोविडेंट फंड में डाला तो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल। सुन रहे हो क्या? नेक्स्ट क्या था? यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज है। गवर्नमेंट बोलता है प्लीज कंट्रीब्यूट मत करो। क्या बोला? अगर तुम लोग कर रहे हो तो जब पैसा डालोगे तब एग्जेम्प्ट है।
जब पैसा डालोगे तो एम्प्लॉय, तुझे मालूम था कि ये अच्छा प्रोविडेंट फंड नहीं है तो क्यों डाल रहा है? अगर डालेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कोई सुन रहा है क्या? इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा तो एग्जेम्प्ट है। तो लोगों ने ये तो मजा हो गया यार, पैसा डालो तभी एग्जाम, अपना 1-1.5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलता है नहीं, जब एम्प्लॉयर ने पैसा डाला था तब क्या था? बट जब एम्प्लॉयर का पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉय ने जब खुद ने पैसा डाला था तो डिडक्शन मिला था या नहीं मिला था? तो जब डिडक्शन मिला ही नहीं था तो अभी टैक्स क्यों भरूं? पागल हूं क्या? 2 बार टैक्स भरूंगा? पहले डिडक्शन नहीं दिया और अभी टैक्स लोगे? कोई सुन रहा है क्या? नहीं। इंटरेस्ट जब क्रेडिट हुआ था तो एग्जाम था, बट जब इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। किधर टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। सुन रहे हो कि नहीं यार? इंटरेस्ट एम्प्लॉय का जो था वो एग्जाम था, जब क्रेडिट हुआ था, जब मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा। ये मेरा पैसा मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले एम्प्लॉयर का मिला था इसलिए सैलरी में गया था, ये मेरा ही पैसा इन्वेस्टमेंट है इसलिए किधर जाएगा? अदर सोर्स। ये एग्जाम में MCQ में पूछता है ये वाला पार्ट, कौन से हेड में टैक्सेबल होएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? रिपीट कर रहे हो क्या? UPF मतलब RPF मतलब रिकॉग्नाइज, SPF मतलब स्टैट्यूटरी। SPF में पैसा डालो एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय ने पैसा डाला डिडक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिट एग्जेम्प्ट, विड्रॉवल एग्जेम्प्ट। बिकॉज यहाँ पे पैसा डालने में, इंटरेस्ट मिलने में, सब में लिमिट है, तो इसलिए एग्जेम्पशन अनलिमिटेड है। इसलिए एग्जेम्पशन क्या है? अनलिमिटेड। बोलता नहीं है बैच यार, एग्जेम्पशन क्या है? अनलिमिटेड। RPF में पैसा डाला तो क्या होएगा? एम्प्लॉयर का कितना एग्जाम? 12% ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7.5 लाख, 7,50,000। एम्प्लॉय का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिट एम्प्लॉय पहले तो 9.5% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर 9.5% ही है बट एम्प्लॉयर 7.5 के ऊपर डाल रहा है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल, और एम्प्लॉय 2.5 लाख के ऊपर डाल रहा है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल। समझेगा क्या? पैसा विड्रॉ होएगा तभी एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट। UPF में पैसा डालेगा एम्प्लॉयर तो एग्जेम्प्ट, निकालेगा तो टैक्सेबल। इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा तो एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट विड्रॉ होएगा तो टैक्सेबल, और नो डिडक्शन और अपने को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझ रहा है क्या? फिर थोड़े लोग भड़क गए, मैं हो गया, शर्मा सर हो गए, पटेल सर हो गए, कोई सुन रहा है क्या? सब एक्चुअली सब भड़क गए। बोला सर यार ये तो सिर्फ एम्प्लॉई को ही मिल रहा है। किसको मिल रहा है? सर हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप हमको ये बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हो? अरे सबको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट बोलता है तुमको चाहिए तो हमारा क्या जा रहा है, हम लोग दे देंगे। बोला सर दे दो। बोलता है तो अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर नहीं है तो तुम खुद एक प्रोविडेंट फंड ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट का, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाओ। इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। किसका है? सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बेटा SPF है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। SPF और PPF में 1 रुपए का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उधर एम्प्लॉयर के साथ कोई है तो उधर डालेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इधर डालेगा। अच्छा, एक कंपनी है जो बोलती है हम लोग के पास प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? प्रोविडेंट फंड दोनों नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं यार? तो मेरे को अपना खुद से अगर PPF ओपन करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी PPF ओपन कर सकता है। बट PPF में एम्प्लॉयर पैसा डालने ही नहीं वाला है। कोई सुन रहा है क्या? नो कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एग्जेम्पशन क्या मिलेगा? तो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला ही नहीं तो इसका पैसा मिलेगा ही नहीं ना यार। तो मैंने खुद ने जो पैसा डाला, ये SPF है, सेम डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या लिखूं? इंटरेस्ट मिलेगा वो जब मैच्योरिटी पे मुझे मेरा पैसा मिलेगा वो सेम है SPF, और इसमें 1 रुपए का फर्क नहीं। समझेगा क्या? श्योर? क्या नहीं समझा? सैलरी मीन्स वाह, कैसे एक ही आदमी के पास इतना दिमाग सुबह सुबह कैसे आ गया? बोलो सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। समझ रहा है क्या? लिखा जाए हेडिंग, वो जहाँ पे अपन ने साइड छोड़े थे ना, अभी अपने रिटायरमेंट बेनिफिट बाकी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी हो गया, अलावेंसेज हो गया, परक्यूजिट हो गया। परक्यूजिट में देखो ना, एक बार टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो, कुछ बाकी है क्या? परक्यूजिट्स में देखो कुछ बाकी है क्या? कम टू पेज नंबर, मिल रहा है कि नहीं? 7.16। अकोमोडेशन हो गया, फर्निश्ड अनफर्निश्ड होटल सब हो गया, मूवेबल एसेट हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया,
लीव ट्रैवल कंसेशन कल पढ़ाया था, ईसॉप हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन लंच गिफ्ट क्रेडिट कार्ड हो गया, क्लब फैसिलिटी हो गया, ईसॉप हो गया, सुपर एन्युएशन फंड टाइम पास है वो रिटायरमेंट में आ जाएगा, टेलीफोन हो गया, मोटर कार हो गया, सब हो गया। हेडिंग दे दो न्यू पेज पे रेड पेन से, नया रोमन नंबर या पार्ट 1 2 3 लिख रहे थे तो पार्ट 1 2 3 लिखना, पार्ट 1 2 3। ये एक साइड छोड़ के लिखो, जो अभी अपन ने पहले 10 साइड छोड़े थे ना, उसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखा? हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन के बाद 5-6 लाइन या 10 लाइन छोड़ के लिखो बस। रेड पेन से हेडिंग देना, क्या हेडिंग दोगे रेड पेन से? प्रोविडेंट, नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसमें एक लाइन छोड़ के रेड पेन से पॉइंट नंबर ए प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, उसमें एक कॉपी करो प्लीज, प्रॉपरली नीटली कॉपी करना। थोड़ा कंफ्यूजन है तो एसपीएफ का क्या 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 आपने वो सब लिमिट बोला है ना, 7,50,000 सब मिक्स अप हो गया। एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है, मतलब तुझे क्या चाहिए इसमें? मेरे को ऐसे चाहिए कि एसपीएफ का अलग, आरपीएफ का अलग। अलग अलग नहीं हो सकता बेटा, तुझे फिर यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। देख पेज नंबर 7.7 पे देख, समझता है क्या वो टेबल? 7.7 का टेबल समझेगा तो उधर से होएगा, नहीं तो फिर तो 4 बार बना ये चीज, 4 बार बना। एक बार सिर्फ एसपीएफ लिख, फिर एक बार सिर्फ आरपीएफ लिख, एक बार सिर्फ यूपीएफ लिख, एक बार सिर्फ पीपीएफ लिख, 4 अलग अलग बार कॉपी करो। कंफ्यूजन हो रहा है तो 4 अलग अलग बार बना, सेम ही है। एक बार सिर्फ एसपीएफ लिख, एसपीएफ 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 और ये एसपीएफ बस, फिर बाद में दूसरे बार वो अलग अलग बना। नीटली लिखना है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे नोटबुक का इंपॉर्टेंस। तुम लोग को लग रहा है टाइम पास के लिए लिखा रहा है आदमी, एग्जाम डे पे तुम लोग को समझेगा क्या हुआ है, चिट बनाने में काम आएगा सब फाड़ के। कॉपी करते हो कि नहीं क्लास टेस्ट में? नहीं तो फिर कैसे एग्जाम में कॉपी करोगे? क्लास टेस्ट इसलिए होता है हाँ कि कॉपी करने का प्रैक्टिस हो जाए। क्लास में टेस्ट इसलिए तो लेते हैं कि कॉपी करने का प्रैक्टिस हो जाए, फिर एग्जाम में कॉपी नहीं करना पड़े। एग्जाम में टैलेंटेड ऑलरेडी, या कॉन्फिडेंस है बिना कॉपी किए पास हो जाएंगे। पता नहीं मुझे तो नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, टैलेंट होना चाहिए। कॉपी नहीं, हेल्प लेने का सामने वाले से, कैलकुलेटर नहीं, क्वेश्चन का हेल्प लेने का। कैलकुलेटर मुझे आंसर मुझे क्या मतलब एम्प्लॉई या तो सेम करेगा या तो उससे ज्यादा करेगा, कम नहीं कर सकता कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हैज टू बी इक्वल और मोर। ऑनलाइन समझ रहा है क्या प्रियंका?
कंजस्टेड ही बनाओ, नीटली लिखो, एक एक लाइन लिख क्या इस ये साइड है, ये साइड एम्प्लॉयर में बिकॉज़ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आरपीएफ में है 7 लाख वो सेक्शन इसका है डिडक्शन अंडर डिडक्शन में है ना 1 लाख रुपये डाउन स्टैंडर्ड का एटीसी का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसा वाला है मतलब एक एक अरे ऐसे ज्यादा अच्छा पड़ेगा, वो एक बनाते बैठो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा सुन वो प्रोविडेंट फंड में लो है निकाल के वो चार पार्ट करना है, एक एडजस्ट करना है क्या अरे ऐसे बोल रहे थे मुझे लिखा है कॉमेडी करके सैलरी क्या होता है ये बोल बोला सैलरी वो बोला उसमें ऐसे है प्रोविडेंट फंड से निकाले अभी ऐसे कौन हो जाता है 9.5% में क्या डिवाइड था इंटरेस्ट अगर 9.5% है तो उसके ऊपर रहेगा तो टैक्स है। तो ऐसा लिखना एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर रहेगा आज का था। जब आप 12% ऑफ सैलरी उसके लिए बाकी जब मैं ना टैक्स कंसल्टेंट है आपका, ये आपने जो ऐड करना है पेपर में लेके बढ़िया ही हो जाएगा कमाऊंगा तभी तू क्या करता है सीए में आगे कोई क्लासेस के नोट्स में लिए थे वीडियोस भी देख ली थी, कोई मैं परचेस किए थे वीडियोस हेल्थ स्टडी का होता है क्लासेस में तो फास्ट ट्रैक वाले इसलिए तो हमेशा प्लान करते हैं वो नीचे है ना 7,50,000 नीचे है एग्जाम से कैसे लिखा है क्या? अकाउंट्स के पेपर
लिखा क्या? कॉपी कर रहा है क्या कोई? समझता है कि नहीं यार? सैलरी पढ़ना चालू कर देना प्लीज, कुछ भी करो सैलरी खत्म कर देना आज के आज ही, रट्टा मारो कुछ भी करो, नोटबुक से पढ़ो बहुत है। कौन से सेक्शन नंबर मैंने कहा पे नहीं? सैलरी में सेक्शन नंबर नहीं, सैलरी में सेक्शन याद नहीं एसपीएफ में कोई एग्जामिशन नहीं है ना एम्प्लॉयर में, है ना एग्जामिशन का कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं, बिकॉज उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। सैलरी में नहीं, सैलरी में फॉर्मूला रट्टा हो गया तो भी बहुत है, सेक्शन नंबर जरूरी नहीं है। और एट सीए इंटर लेवल आईसीए एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम सेक्शन नंबर सब लिखो, तो नहीं भी लिखोगे एक बार तो चल जाएगा, तो सेक्शन की वजह से फोकस नहीं करना। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम बताऊंगा आगे आएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो 12 उसके लिए बाकी किसमें नहीं है? सिर्फ आरपीएफ में बस, लिमिट सारे आरपीएफ में ही है, लिमिट और किधर भी नहीं है, बिकॉज एसपीएफ में उन लोग एक अमाउंट ज़्यादा लेते नहीं है, पीपीएफ भी सेम है, और यूपीएफ में तो सब टैक्स आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी लिमिट आरपीएफ में ही है, बिकॉज वो प्राइवेट है और उसमें कितना भी कंट्रीब्यूशन अलाउड है, सारी लिमिट आरपीएफ में। तो वो 7,50,000 रुपये है ना, समझो 12 लाख माइनस 7,50,000 उसके ऊपर 4.5 लाख जो कंट्रीब्यूशन किया वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, 4.5 लाख पूरा, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉयर मतलब क्लासेस ने मेरे बदले अगर 12 लाख प्रोविडेंट फंड में डाला तो 4.5 लाख रुपया मुझे सैलरी में ऐड करना है, और उस पर इंटरेस्ट भी मुझे ऐड करना है। मैंने खुद ने जो प्रोविडेंट फंड में 12 लाख डाला, तो उसमें से 2.5 लाख के ऊपर जो है 9.5 लाख, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल। 15 साल हाँ, हर साल। डन। कोई लिख रहा है? सुपर एन्यूएशन फंड, ये स्टार उस पे था, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय 9.5% होगा। अगर एसपीएफ में पैसा एम्प्लॉयर डाल रहा है या एम्प्लॉय डाल रहा है, पूरा एग्जेम्पशन है, पूरा डिडक्शन है, उसका इंटरेस्ट विड्रॉवल सब एग्जेम्प्ट है। तो एसपीएफ और पीपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन है सब एग्जेम्प्ट है। आरपीएफ इज अ प्राइवेट फंड,
सो प्राइवेट फंड में अनलिमिटेड कोई भी अमाउंट कुछ भी डाल सकता है, इसलिए वहाँ पे एग्जेम्पशन में एक लिमिट डाल दिया। अगर एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, बट अमाउंट में 7.5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज 12%, अमाउंट वाइज 7.5%, ये दोनों के नीचे होना चाहिए पर एनम। और अगर उसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया 7.5 के ऊपर, तो जितना एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल और उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। अब जब टैक्स ले ही लिया है तो विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं आता है। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई अगर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट। और यूपीएफ में पैसा डालेगा तब एग्जेम्प्ट है, जब पैसा निकालेगा तब टैक्सेबल हो जाएगा। यूपीएफ में पैसा जब डालेगा तब एग्जेम्प्ट है, पैसा निकालेगा तब टैक्सेबल। हाँ, सुपर एन्युएशन फंड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। एन्युएशन फंड एनपीएस इज डिफरेंट। एन्युएशन फंड आपको जल्दी रिटायरमेंट देने के लिए प्रोविजन होता है। नीचे नोट लिखो प्लीज। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या लिख रहे हो? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ मीन्स, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ मीन्स बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स, प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन, प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन, प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। लिखा है? समझता है क्या हो रहा है? नेक्स्ट, मेरे को ना प्रोविडेंट फंड से कभी तक पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 8 साल बाद पार्शियल अलाउड है। आरपीएफ तो प्राइवेट ही है ना, अपन क्या करेंगे, आज पैसा डालेंगे, सब एग्जेम्पशन ले लेंगे और कल निकाल देंगे 1 साल के बाद। तो गवर्नमेंट बोलता है आरपीएफ में अगर आप 5 साल के पहले निकाल रहे हो तो टैक्सेबल होएगा। एसपीएफ में तो निकाल ही नहीं सकते, आरपीएफ में निकालोगे 5 साल के पहले तो टैक्सेबल हो जाएगा। जो नीचे एग्जाम्प्ट 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 लिखा था सब टैक्सेबल हो जाएगा। कोई सुन रहा है कि नहीं? बट अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, तो मेरे को 3 साल हुआ कंपनी में, फिर कंपनी बंद हो गई तो मेरी गलती है क्या? नहीं, तो फिर पैसा निकालोगे तो टैक्सेबल नहीं है। क्या बोला? टैक्सेबल। तो एग्जेम्पशन 3 केस में मिलता है। आप कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए फॉर 5 ईयर्स, या तो एम्प्लॉयमेंट छूट रहा है ड्यू टू रीजंस अदर देन एम्प्लॉय मिस्टेक। क्या बोला? ड्यू टू रीजंस, मतलब कंपनी बंद हो गई। कोई सुन रहा है क्या? अच्छा सर, ऐसे तो फिर मैं रिलायंस में काम किया 3 साल, उसमें आरपीएफ था, अब मुझे शिफ्ट करने का है कोई दूसरे कंपनी में, तो यहां से तो मेरे को पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो फिर आप टैक्स ले लोगे तो मैं तो शिफ्ट ही नहीं कर पाऊंगा। बोलते नहीं, अगर तू ये कंपनी में 3 साल है तो तू नई कंपनी में जो जा रहा है ना, उसको बोल तेरे पास आरपीएफ या एसपीएफ है क्या, अगर है तो ये वाला बैलेंस उधर ट्रांसफर कर दे। कोई सुन रहा है क्या? और उधर अगर तूने 2 साल काम किया तो हम लोग अज्यूम करेंगे टोटल 5 साल हो गया। कोई सुन रहा है क्या? अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, और उसका बैलेंस किधर ट्रांसफर करना है? न्यू कंपनी के यूपीएफ नहीं होना चाहिए, बस न्यू कंपनी के किधर होना चाहिए? आरपीएफ एसपीएफ। और अगर उधर कंट्रीब्यूशन यहां से विड्रॉ करके उधर डाल दिया तो एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगा। लिखो नोट नंबर 2, in case of amount withdrawn, in case of amount withdrawn from RPF, in case of amount withdrawn from RPF, exemption will be available, exemption will be available only if employee is in employment for a continuous period of 5 years, for a continuous period of 5 years। लिखा है? पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट लाइन पे however if
there is a termination of employment, however, if there is a termination of employment before 5 years, before 5 years, then and due to reasons beyond employee control, due to reasons beyond employee control, ब्रैकेट्स में such as employer's business is closed, such as employer's business is closed, bracket close, then exemption will be available even if before 5 years, next line पे, if there is a transfer of employment, and balance from RPF is transferred to new employers provident fund, then it will be deemed that employee is in continuous employment, लिखा है। कम टू क्वेश्चन 22, खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 22 के लास्ट में लिख दो प्लीज, पेज नंबर 7.38 पे क्वेश्चन 22 है, उसके लास्ट में जाके लिखो क्वेश्चन के एंड में, assuming Mr. X has opted out of 115 BAC लिखा है। प्लीज ट्राई करो, 7-8 मिनट दे रहा हूं बिना डिस्कशन के।
एक तो फैसिलिटी दे रही है उसमें भी मेरे को डिमांड चाहिए। समझते ना अभी वो पहले माइंड करते रहो समझा कि नहीं पहले माइंड करते ध्यान दिया इतना पूरा दिख रहा है तो रहेगा
पीएफ तो वैसे मंथली इसलिए तो पूछ रहा ऑटोमेटिक नहीं 2,40,000 पर मंथ है क्योंकि इंटरेस्ट इतना सारा 53,000 आया क्या आंसर? सर एसी बंद कर दो ना, बहुत नहीं होगा। आंसर कंप्यूट किया? For the previous year, X submits the following information. Last, I think सम तो पड़ा है. Find out net income बोला है, तो पहले सैलरी इनकम तो निकालो, फिर नेट का सोचेंगे. इनकम फ्रॉम सैलरी मस्त सम एकदम. बोलता है SPF है तो क्या होएगा, RPF है तो क्या होएगा, UPF है तो क्या होएगा. अरे बराबर है. सो बेटा बेसिक सैलरी इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, येस और नो. कितना है बेसिक सैलरी? 1,20,000 पर एनम है क्या? Yes. अच्छा, उसके बाद DA दिया हुआ है, बराबर है. प्लीज कमेंट, मैं पूरा सैलरी निकाल रहा हूं या फॉर्मूला? पूरा ना. अपने को नेट इनकम बोला है मतलब अपन पूरा सैलरी निकाल रहे हैं. पूरा सैलरी निकाल रहे हैं मतलब पूरा 40,000 टैक्सेबल है. जब मैं प्रोविडेंट फंड वाला निकालूंगा तब DA इन टर्म सोचूंगा. अभी तो मैं टोटल निकाल रहा हूं, इसलिए टोटल 40,000 विल बी टैक्सेबल. कमीशन 6,000 बीइंग 1% ऑफ 6 लाख
turnover achieved by X, whatever, commission taxable not taxable? Taxable. Always सब taxable है यार, जो exempt है वो अपन ने अलग से पढ़ा है. And children education allowances for his 2 children. तो child education allowances कितना मिला है? 7,200. माइनस एग्जेम्पशन कितना ले लूं? 100 इंटू 12 months इंटू हाउ मेनी चाइल्ड? 2 चाइल्ड. कितना आएगा? कितना? 2,400. 4,800. टैक्सेबल. 4,800. कितने लोगों का राइट है इधर तक? सर राइट है. क्या मिस्टेक किया? समझ नहीं किया तो सर रॉन्ग कैसे जाएगा? रॉन्ग किया. 100 to 12 months. ये तो इजी था. आगे बोलो. एम्प्लॉयर contributes 20,000 to provident fund to which matching contribution is made by X. So employer contribution to provident fund कितना है? 20,000. 20,000. मतलब मैं बोल सकता हूँ 7.5 लाख रुपए के नीचे है. अरे 7.5 के ऊपर होता तो अपन सोचते हैं बराबर है. अच्छा, अगर SPF है तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा एग्जेम्प्ट है. अगर UPF है तो पूरा एग्जेम्प्ट है. अरे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन UPF SPF में एग्जेम्प्ट है, PPF में एग्जेम्प्ट है, बट मैक्सिमम 12%. RPF में 12% ऑफ सैलरी. बेसिक सैलरी 1,20,000 है. DA इन टर्म्स चाहिए फॉर्मूला में. सो 40,000 का 46% कितना? 18,400. एंड परसेंटेज टर्नओवर कमीशन कितना? 6,000. टोटल 1,44,400. 144,400. अरे बराबर है. तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ 1,44,400 कितना? 17,328. तो 17,328 एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट बराबर है. और बैलेंस कितना बचेगा? टैक्सेबल. बट ये टैक्सेबल सिर्फ RPF में होएगा. 2672. SPF पूरा एग्जेम्प्ट है, UPF पूरा एग्जेम्प्ट है, RPF में आपको लिमिटेड है. मैं वेट कर रहा हूं. अभी भी किसी को नहीं समझा है तो प्लीज डाउट पूछ लो. समझा इतना? ऐसा नहीं हो सकता है सबको समझाए, किसी को तो नहीं समझाएगा. क्लियर है? बोलो यार. आगे बोलता है टू विच मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय X. बेटा X का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन में जाता है, वो इधर आने वाला नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड ऑन December 31st कम टू एट 11% कम्स टू 93,500. सो प्लीज बोलना इंटरेस्ट ऑन RPF कितना मिला? 93,500. 93,500. SPF पूरा एग्जेम्प्ट, UPF पूरा एग्जेम्प्ट. अरे बराबर विड्रॉ थोड़ा ना हो रहा है, क्रेडिटेड इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट. अच्छा, RPF में माइनस एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कोई बोल सकता है? नहीं, तो मुझे कितना मिला? 19,000. कौन से परसेंट पे? 11. तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1.5. या ऐसा करो ना, एग्जेम्प्ट कितना होएगा? 9.5. तो कितना एग्जेम्प्ट हुआ बताओ? 80,750. सो टैक्सेबल कितना बचा? 12,700. नहीं समझा. श्योर. 11% पे 93 मिला, 9.5% पे जो होएगा एग्जेम्प्ट है, जो एक्स्ट्रा मिला वो टैक्सेबल हो गया. इतना पॉइंट क्लियर है? आगे बोलोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो बाद में देखेंगे. सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अपना सैलरी आ जाएगा. कितना आएगा बोलो? सैलरी जो आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16. कौन सा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये अपना BAC वाला है, ऑप्ट आउट किया है, तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 50,000. प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं दिया है, तो यहाँ पे नेट सैलरी अपने को मिल जाएगा. बराबर है? सो पहले ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है देखो. 120, 160, 166, 178 आ रहा है मुझे तो. बराबर ना?
और लास्ट वाले का भी सेम ही आंसर है 1,70,800। इसमें ये लास्ट का 2 ऐड कर दो 2672 और 12,750। सो -50 करूँ तो 120 136,222 एंड 120,800। ये अपने लिए आ गया नेट सैलरी। 120 इतना पॉइंट क्लियर है? श्योर। अब ये सब मैं कंप्यूटेशन बता रहा हूँ बिकॉज नहीं तो प्रोविडेंट फंड का इम्पैक्ट नहीं समझेगा तुम लोग को। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कोई कमेंट करेगा प्लीज? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कितने हेड्स होते हैं? कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले तो 3 प्रोविडेंट फंड दिया ना, SPF और UPF। अरे बराबर है। सैलरी में कितना सैलरी अपन ने निकाला है? 120,800 136,222 एंड 120,800। फिर उसके बाद 5 हेड्स में बोलो नेक्स्ट हेड कौन सा है? सब में दिया हुआ है क्या? देन PGBP सब में दिया है क्या? अरे बोलते नहीं है तुम लोग का बैच है। उसके बाद कैपिटल गेन सब में दिया हुआ है? नहीं। अदर सोर्सेस लास्ट में दिया हुआ था कितना? 86,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा? 2,06,800 2,06,800 2,22,222। ये राइट है? अरे बोलो यार। माइनस क्या होएगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बेटा उसमें वो सारे डिडक्शन जाते हैं, ATC वो सब। कोई सुन रहा है क्या? SPF में एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। SPF में डिडक्शन मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। तो देखो ना, सब में था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 20,000 टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड टू विच मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय X। तो एम्प्लॉयर ने 20 डाला, एम्प्लॉई ने भी 20 डाला। SPF में डिडक्शन मिलता है, RPF में डिडक्शन मिलता है, UPF में डिडक्शन नहीं मिलता है। सो अपना नेट टैक्सेबल सैलरी हो गया 186,800 202,222 एंड 206,800। नहीं समझाए तो बोलो प्लीज। अपना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में आएगा, अपना कंट्रीब्यूशन टोटल इनकम में से जाएगा। एम्प्लॉयर का और खुद का टोटल इनकम। डिफरेंस समझेगा? कॉपी करो प्लीज। एक मिनट। सैलरी याद है क्या? 144 कितना था? 417 एक मिनट। कितना है? DA याद है क्या? कितना आया था? 18,400 टोटल 144,400। कॉपी करो प्लीज। बोलो, डाउट है? सर वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 उसमें UPF में इधर आपने वो जो टेबल बनाया उसमें लिखा है कि डिडक्शन सेक्शन 80 नहीं मिलेगा ना। नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। नो लिखा है अपन ने। बोलो ऑनलाइन डाउट है तो। इंटरेस्ट ऑन किधर आएगा? नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जाम्प्ट है ना बेटा। UPF होता तो भी एग्जाम्प्ट है, RPF भी एग्जाम्प्ट है, SPF भी एग्जाम्प्ट है। वो विड्रॉवल पे यहाँ पे अपन ने पैसा डाला है उसके बारे में बोला है। विड्रॉवल के बारे में बोलता तो अपन करते हैं।
12% सैलरी लिया आरपीएफ में, बट 7,50,000 से तो कम है, तो फिर पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, इसलिए अपन नहीं 12% भी होना चाहिए और 7.5 के भी नीचे होना चाहिए, दोनों कंडीशन है। फिर वो यूपीआई में नो डिडक्शन। हाँ। बोलो, ऑनलाइन डाउट था? तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए सब हाँ, सब हेड आना चाहिए कंपल्सरी। भी नहीं है तो नहीं, पूरा आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा, आप स्टेप्स का मार्क्स मिलता है। जो आरपीएफ में इंटरेस्ट है ना, 9.5% ऑफ सैलरी है ना। 9.5 इंटरेस्ट बेटा सैलरी का नहीं होता, इंटरेस्ट जो पैसा डिपॉजिटेड है फंड में उसका होता है। सो फंड में जितना पैसा है उसका 9.5।
लिखा है ना? लिखा है क्या? टेक अ ब्रेक, देन और एक बड़ा सम मैं तुम लोगों को करने दूंगा, तो ब्रेक ले या रिवाइज करो, वॉट एवर इट इज़।